रात के 8 बज रहे थे। आरडीसी पब्लिक के मैनेजर ऋषभ अपने केबिन में बैठे थे। उनकी टेबल पर एक किताब रखी थी। आदित्य उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। इस किताब की शुरुआत सन 1985 में डेविड मिश्रा ने की थी। शुरुआत जो उस समय के महान लेखक थे। उन्हें हर जगह पर आत्माओं के होने का आभास होता था और कई आत्माओं ने उन पर हमला भी किया। उन्हें हर बार यही लगता था कि उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन इसी तरह उन्होंने 70 साल की जिंदगी जी ली। उन सभी घटना को इस किताब में लिखते रहे, लेकिन उनकी मौत एक अजीब तरीके से हुई। इसके बाद उनके दोस्त ने इस किताब के कुछ पन्ने लिखे और अगले 4 दिन में उनकी भी मौत हो गई। फिर इतने सालों पहले लिखी गई किताब आज तक पब्लिश क्यों नहीं हुई? यही तो रहस्य है। जिसने भी इस किताब को लिखने के लिए पब्लिक किया है, उनकी मौत हो गई। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? इस कित पर मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। 2002 से जितने भी राइटर ने इस किताब को लिखने की कोशिश की, उन सभी की मौत हो गई। यही अफवाह है। इस किताब को अभी तक कोई टाइप नहीं कर पाया। यह सुनकर आदित्य को अजीब लगा, लेकिन पैसों के लालच में उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया और उस किताब को घर ले आया। रात के 11 बजे उसने लैपटॉप को ऑन किया। इस किताब को लिखने के बाद मेरा नाम बहुत फेमस हो जाएगा, ये कहकर उसने पहला पन्ना खोला और लिखने लगा। ये रात सन 1985 की है। मैं अपने कमरे में बैठा कहानी लिख रहा था। तभी मुझको एहसास लगा हुआ कि कोई औरत मेरे पीछे हंस रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे कमरे में बाहर कोई औरत खड़ी थी, जिसे देखकर मैं थोड़ा सा डर गया और खिड़की पर पहुंचा, लेकिन वो खिड़की से दूर हो गई और उसने मुझे उसके पास आने का इशारा किया। और यार, ये तो रियल एक्सपीरियंस लग रहा है। इसे लिखने पढ़ने दोनों में मजा आ रहा है। मैं तो इसे 2 महीने में ही लिख डालूंगा। आदित्य कई घंटों तक लिखता रहा। अब समय 3 बजे का हुआ। उसे 3 बज गए पता नहीं चला। अब तो नींद भी आ रही है। सुबह लिखता हूँ, ये कहकर उसने लैपटॉप को बंद किया कि अचानक उसने किसी औरत के हंसने की आवाज आई। उसने पीछे देखा तो पाया कि उसकी खिड़की के पास कोई औरत हंस रही है कि हैरानी का ठिकाना न रहा। ठीक ऐसा ही किताब में लिखा था। वही मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। वो उठकर खिड़की पर गया तो वो औरत पीछे हो ली और उसको अपने पास आने का इशारा किया। आदित्य बिना किसी को बताए अपने कमरे से बाहर निकल गया। वो औरत उसके घर के बाहर ही थी और आदित्य को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। कौन हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो काफी हद तक उसे डरा रही थी, लेकिन आदित्य की उत्सुकता उसको उसकी तरफ खींचे ले जा रही थी। एक सुनसान इलाके में जाकर वो औरत अचानक से रुक गई। ये देखकर आदित्य ने भी अपने कदम रोक लिया। कौन हो तुम? ये सुनकर वो औरत हंसने लगी। ना ही वो आगे जा रही थी, ना ही आदित्य की तरफ, लेकिन फिर भी उसके नजदीक आती जा रही थी। वो बिल्कुल आदित्य के करीब आ गई और अपनी गर्दन पूरी तरह से घुमाकर आदित्य की तरफ देखा। उसने आदित्य पर ऐसा वार किया कि आदित्य की गर्दन अलग हो गई और उसे घर के दरवाजे के पास लगी। उसे इस समय कौन दरवाजा पीट रहा है? उसके पिता दरवाजे पर गए तो पाया कि सामने कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उनका पैर किसी चीज से टकराया, उन्होंने नीचे देखा। ये आदित्य की कटी गर्दन थी। अगले दिन आदित्य का अंतिम संस्कार के बाद ऋषभ बजाज उसके घर पहुंचा। माफ कीजिए, इस वक्त आपको परेशान करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरी कोई जरूरी किताब आदित्य के पास थी। आप उसे दे देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। आदित्य के पिता ने वो किताब ऋषभ बजाज को दे दी और इस तरह वो किताब उनके ऑफिस में पहुंच गई। सर, आप इस किताब को पब्लिश करने की जिद छोड़ क्यों नहीं देते और कितनों को मौत के मुंह में फेंकेंगे? आप तुम अपने काम से काम रखो।
मेघना, कौन सी किताब पब्लिक होनी है कौन नहीं ये तय करना मेरा काम है। इस बार ऋषभ ने उन लोगों को चुना जो लोग यूट्यूब के लिए स्टोरी लिखते हैं और इसी तरह उन्होंने रिहान नाम की एक आईडी मिली। इसको ईमेल करता हूँ, शायद ये मान जाए। उन्होंने उसको ईमेल किया कि अगर वो इस किताब को लिखा तो उसे 2 लाख रुपए देंगे। रिहान को जैसे ही उसका ईमेल मिला वो उनके ऑफिस पहुंच गया। जी सर, कौन सी किताब लिखनी है बताइए। ऋषभ ने रिहान के सामने किताब रखी। रिहान उसे पहचान गया। मेरी जिंदगी के खौफनाक किस्से। डेविल मिश्रा, ये किताब तो श्रापित है, तुम इसको कैसे जानते हो उसे? सर, इसके बारे में मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में पढ़ा है। मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। तो इसका मतलब तुम इसको लिखोगे? या बिल्कुल बिल्कुल सर। रिहान ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया और उस किताब को अपने घर ले आया। उसकी बीवी सना उसको देखकर हैरान रह गई। ये क्या किया तुमने? इस किताब को लिखना चाहते हो तुम? अब तक कितने लोगों की जान ले चुके हैं। अरे मैं तुमको बेवकूफ लगता हूँ क्या? वो तो इसको घर क्यों लाए हो? इसके साथ कितनी आत्माएं जुड़ी हैं, इसीलिए इसको लाया हूँ और तुम्हें भी इस काम में मेरा साथ देना होगा। रात के 12 बजे उन्होंने कमरे में अंधेरा किया, एक टेबल पर मोमबत्तियां जलाई और टेबल पर किताब रखी। अब तुम मेरे हाथ को थाम लो और ध्यान रहे, हाथ नहीं छोड़ना है। उसने उसका हाथ थाम लिया और रिहान कुछ पढ़ने लगा। के बाद उसने किताब पर फूंका, अगर इस किताब से कोई जुड़ा है तो वो सामने आए। हमें तुमसे बात करनी है, हम तुमको परेशान नहीं करना चाहते। कुछ ही देर में घर के अंदर धुआं छाने लगा कि ये क्या हो रहा है। तभी उन्होंने देखा धुएं ने किसी इंसान का आकार ले लिया। मैं डेविल मिश्रा हूँ। ये किताब मैंने अपनी जीवन काल को दर्शाने के लिए लिखी थी। वो ऐसा है तो आप इसको पब्लिश क्यों नहीं होने देते? मेरे साथ हर वक्त आत्माओं के होने का एहसास होता था और इसको मैंने इस किताब में लिख दिया करता था। ताज्जुब की बात यह है कि वो आत्मा मुझे खत्म नहीं कर पाई। बाद में मुझे पता चला कि जब बुरी आत्मा मेरे ऊपर हमला करती थी तो अच्छी आत्मा मुझे बचा लेती थी। लेकिन उन्हीं आत्माओं ने मुझे बताया कि मैं नक्षत्र में पैदा हुआ था। उसके मरने के बाद उसके शरीर में प्रवेश करके काली दुनिया का राजा महाकादेव इस दुनिया में आ सकता है। इसीलिए बुरी आत्मा मुझे मारने की कोशिश में थी और अच्छी आत्मा मुझे बचा लेती थी। ये सब मैंने मेरे दोस्त को बता दिया था, लेकिन मेरे मरने के बाद उसने एक गलती कर दी। मरने के बाद उसने मुझे कहाँ दफनाया, उसने ये बात उस किताब में लिख दी और अगर बुरी आत्माएं मुझ तक पहुँच गई होती तो उसके जरिए महाकादेव इस दुनिया में आ जाएगा। तो अभी तक उन आत्माओं ने इस किताब को क्यों नहीं पढ़ा? इस किताब को ना ही अच्छी आत्मा पढ़ सकती है और ना ही बुरी आत्मा, और इसीलिए इसका इंतज़ार है कि कोई इस किताब को पढ़े और उनकी बात को वो सुन ले कि मेरी लाश कहाँ दफन है। इसीलिए हर अच्छी आत्मा उस इंसान को मार देती है जो इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है। मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से इस किताब को कोई नहीं लिखने की कोशिश भी नहीं करेगा। सुनकर डेविल मिश्रा की आत्मा गायब हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। रिहान, तुम कल ही इस किताब को वापस दे आओ। रिहान ने देर नहीं की और सुबह होते ही वो ऋषभ के पास पहुंचा। ये क्या कहानी बना रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, कहानी नहीं है में हुआ है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस किताब को किसी को लिखने को न दें। ठीक है, तुम जा सकते हो। ये सुनकर रिहान वहां से चला गया और ऋषभ उस किताब को देखने लगा। अब इस किताब को मैं खुद लिखूंगा और पब्लिश भी करूंगा। कौन सी आत्मा मुझे रोकती है? रात को ऑफिस के बाद ऋषभ अपने घर ले आया उस किताब को और अपने समय में बैठकर उस किताब को लिखने
लगा, काम शुरू किया। ऋषभ ऋषभ आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा जरूरी काम है, मैं इसे खत्म करके आता हूँ। ओके, गुड नाइट। ऐसा कहकर इसे दूसरे चैप्टर से लिखना शुरू करता हूँ। एक रात में कलकत्ता के होटल में रुका था। फिर जो कमरा मिला था वो होटल के टॉप फ्लैट पर का था। रात को मैं अपनी एक कहानी पर ही काम कर रहा था कि तभी छत पर एक अजीब सी धाव छम छम सुनाई दी। ऋषभ इसी तरह किताब को पढ़ता रहा और लिखता रहा कि तभी उसको छत पर धम धम सुनाई दी। ऐसा कैसे हो सकता है? धम धम की आवाज़ तेज होती जा रही थी। उसके साथ ऋषभ की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। ऋषभ मुझे बचाइए, अपनी बीवी की आवाज़ सुनकर ऋषभ छत पर भागा। सामने का मंजर देखकर वो कांप गया। उसने देखा साक्षी का पूरा सर दीवार बाउंड्री में फंसा है और बाकी का शरीर बाहर है। ऋषभ चिल्लाते हुए उसके पास पहुंचा और उसका सिर दीवार से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन साक्षी का सर दीवार में ही फंसा रहा और शरीर धड़ से अलग होकर उसके हाथ में आ गिरा। ऋषभ सब उसकी लाश को सीने से लगाकर रोने लगा। तूने उस किताब को लिखने की बहुत बड़ी गलती की है। ये आवाज़ सुनकर ऋषभ ने उसकी तरफ देखा तो वही भयानक आत्मा उसके सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? ये सुनते ही उस आत्मा ने ऋषभ को अपने हाथ के इशारे से हवा में उठा दिया और उसको छत के पार ले जाने लगी। रुक जाओ! उस आत्मा ने उस तरफ देखा तो वहाँ रिहान और मेघना खड़े थे। रिहान के हाथ में वही किताब थी और दूसरे हाथ में जलता हुआ लाइटर। तुम यही चाहती हो ना कि इस किताब को कोई ना लिखे? तो ऐसा ही होगा। ये कहकर रिहान ने उसने किताब में आग लगा दी। किताब एक कोने से जलना शुरू हुई। ऋषभ अब भी हवा में था और वो आत्मा जलती हुई किताब देख रही थी। रिहान ने किताब जमीन पर फेंक दी और वो पूरी तरह से जल गई। वो आत्मा हंसने लगी और उसने ऋषभ को छोड़ दिया और वो गायब हो गई। और इस तरह इस किताब का सिलसिला खत्म हुआ।